वाक्य शुद्धि में अंतिम प्रकार कौन सा था? क्रिया संबंधी अशुद्धि को हमने जान लिया था। आठवां प्रकार था नो है। आठवां प्रकार जानना है। आठवां है कौन सा? लिखवाए थे क्रमशः तो बता दो। क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। क्रम भंग संबंधी अशुद्धि में क्या होता है? वाक्य में जो शब्द आते हैं उन शब्दों का क्रम बदल दिया जाता है। जिस शब्द को जिस क्रम पर आना चाहिए उस शब्द को उस क्रम पर नहीं रखते, उनका क्रम अलग कर दिया जाता है। उसको कहते हैं क्रम भंग संबंधी अशुद्धि। अब क्रम भंग संबंधी अशुद्धि में है, जैसे प्रसिद्ध उदाहरण है जो आया कि ट्रक ड्राइवर ने कहा यति। ट्रक ड्राइवर ने कहा जल्दी से एक भोजन की थाली लगाओ। तो इसमें क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है। क्या अशुद्धि लगती है आप लोगों को? नहीं पता चल रहा? नहीं चल रहा। एक शब्द का क्रम भंग है। एक शब्द का प्रयोग भोजन से पहले होगा या थाली से पहले? एक भोजन या एक थाली? एक थाली। तो यहां इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ट्रक ड्राइवर ने कहा जल्दी से भोजन की एक थाली लगाओ, लेकिन जल्दबाजी में बोल जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि जल्दी से एक भोजन की थाली लगाओ। परीक्षा में आया हुआ उदाहरण, परीक्षा में ये वाला उदाहरण आया, ये वाक्य थोड़ा बड़ा होने के कारण ये वाला नहीं देते। आया है नेताजी को एक फूलों की माला पहनाओ। नेताजी को एक फूलों की माला पहनाओ। अब इसमें क्या है? एक शब्द इस जगह आना चाहिए। सेम टू सेम अशुद्धि है, लेकिन परीक्षा में आया वो उदाहरण ये है, ऊपर वाला कभी नहीं आया। किताब में जो सरकारी किताब है, देखो उदाहरण सेम टू सेम देने जरूरी नहीं है, शब्द बदल सकते हैं, वाक्य बदल सकते हैं, तरीका वही के वही होता है। ये वाला उदाहरण परीक्षा में आया हुआ, 2-3 कॉम्पिटिशन्स में आ चुका है ये उदाहरण। समझ गए बात को? तो यहां एक फूलों की माला नहीं, फूलों की एक माला। माला एक हो सकती है, एक फूलों की माला बनती नहीं। फिर एक शब्द एक वचन के लिए आता है, फूलों के लिए आ नहीं सकता। समझ गए? तो ये ध्यान रखने की बात है। इसी तरह आप लोग टेलीविजन देखते हो? देखते हो? उसमें आजकल ये पतंजलि के घी के विज्ञापन आते हैं ना, उसके अंदर आप सुनना ध्यान से, इतने दिन वो एडवर्टाइजमेंट ऐसी देख ली, अब सुनना कि 100%
शुद्ध गाय का घी, ये लिखा हुआ है शुद्ध गाय का घी, और इसका अशुद्धि वाक्य किताब में ये दे रखा है कि हमारे यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब यहां जो शुद्ध शब्द है, अब जाके देख लो, वो दोष मुक्त हैं। कैसे दोष मुक्त है? उनकी गाय जाके देख लो, गाय शुद्ध है, दूध की कोई गारंटी नहीं। ऐसे ही वो शुद्ध गाय का घी है, उनकी गाय शुद्ध है, जाके देख लो पतंजलि वालों की, घी की कोई गारंटी नहीं है। तो वो लोग अब जितनी मर्जी मिलावट करे, दोष मुक्त है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में साफ कह रहे हैं शुद्ध गाय का घी है। तो यहां शुद्ध शब्द का प्रयोग दूध से पहले होना चाहिए, गाय से पहले नहीं। तो ये ध्यान रखने की बात है। जैसे आ गया, हनुमान जी पक्के राम के भक्त थे, तो बोलने में वाक्य धारा प्रवाह बोला गया, सुनने वालों को जच भी गया। लेकिन हनुमान जी पक्के राम के भक्त थे, गलत। पक्के शब्द का प्रयोग भक्त से पहले होना चाहिए, हनुमान जी राम के पक्के भक्त थे। समझ गए? तो ये ध्यान रखोगे। जैसे आ गया, आज चिकित्सालय में मुफ्त आंखों का ऑपरेशन होगा, तो यहां मुफ्त शब्द आंखों से पहले नहीं आएगा, ऑपरेशन से पहले आएगा, आंखों का मुफ्त ऑपरेशन। तो इस तरीके के वाक्य बोलने में जच जाते हैं, लेकिन होते नहीं है। ये बात ध्यान में रखोगे। इसके बाद क्रम भंग संबंधी अशुद्धि के बाद आ जाती है योजक संबंधी अशुद्धि। यही है योजक संबंधी अशुद्धि। ये अशुद्धि का कौन सा प्रकार है? 9वां। सबसे पहले हमने अनावश्यक शब्द वाली जानी, अनुपयुक्त शब्द दूसरे नंबर पे, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी, क्रिया संबंधी और क्रम भंग संबंधी 8वीं अशुद्धि। 9वीं अशुद्धि है योजक संबंधी अशुद्धि। योजक संबंधी अशुद्धि में क्या होता है? योजक शब्दों का गलत प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे आ गया वाक्य, उदाहरण है, जब राम ने रावण को मारा तो वानर सेना बहुत प्रसन्न हुई। तो यहां योजक संबंधी अशुद्धि है। क्या लगता है योजक संबंधी अशुद्धि में आपको क्या गलत लगता है? जब तक हमें योजक शब्दों का नहीं पता होगा, तब तक हमें लगेगा कुछ भी नहीं। लग रहा है आप लोगों को कुछ? नहीं लग रहा? तो आपको हम बताते हैं क्या लगना चाहिए। उदाहरण है, देखो क्या है, उदाहरण आ जाएंगे कि जब शब्द का योजक तब होता है जब राम ने रावण को मारा, तब वानर सेना बहुत प्रसन्न हुई। जब का योजक तब है। तो याद रखना, यही जब का योजक
तब जहां का योजक वहां, जिधर का योजक उधर। ये योजक शब्द है। यदि का योजक तो, ये दो तो लगा रखा था, ये यदि का है। यदि वह पढ़ेगा तब पास होगा, गलत है वाक्य। यदि वह पढ़ेगा तो पास होगा, तब नहीं कर सकते। क्योंकि का योजक है, इसलिए। अशुद्ध वाक्य कैसे बनेगा? अशुद्ध बनेगा क्योंकि वह मोटा है अतः धीरे धीरे चलता है। गलत है वाक्य। क्योंकि वह मोटा है इसलिए धीरे धीरे चलता है। ये ध्यान रखो, ठीक है ना। ऐसे ही आ गया जो वह, जो का योजक है वह। जिसने का योजक है उसने। जिसका का योजक है उसका। ये योजक शब्द होते हैं। पहला वाक्य जिसका से शुरू हो रहा है तो दूसरा वाक्य उसका से शुरू होगा, ठीक है। जैसा का योजक वैसा। जैसा कर्म करोगे जैसा फल मिलेगा, गलत। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, सही। ठीक है। तो इनको कहा जाता है योजक संबंधी अशुद्धि। जरूरी नहीं है कि शुद्ध क्या है ये पूछा जा सकता है। जैसा कर्म करोगे जैसा फल मिलेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। वहां आ गया सर्वनाम संबंधी, अव्यय संबंधी और योजक संबंधी, क्रम भंग संबंधी। क्या करोगे? योजक संबंधी चुनोगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने की बात है। तो योजक संबंधी अशुद्धियां कैसी होंगी पता चल गया। तो वाक्य जितने मर्जी बना लेना, बन जाएंगे। ज्यों ज्यों का योजक त्यों त्यों, ठीक है। ज्यों ज्यों हवा चलती है त्यों त्यों पतंग ऊपर जाती है। तो इस तरीके से आएगा। बढ़े आगे, रुक जाएं। इसके बाद अशुद्धि का अगला प्रकार है, आपको बताया मुहावरे या लोकोक्ति संबंधी। मुहावरे संबंधी कह दो या लोकोक्ति संबंधी कह दो, इसमें क्या होगा। लोकोक्ति या मुहावरे को जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होंगे। लोकोक्ति को या मुहावरे को जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होंगे। कैसे होंगे? गलत होंगे। उनका सही रूप ही शुद्ध होगा, गलत रूप अशुद्ध माना जाएगा। जैसे उदाहरण आ गया, प्रेम करना
तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो यहां क्या होगा? हैं? नहीं पता। आप लोगों ने अगर साहित्य पढ़ा हो, एमए हिंदी से कर रही है, उसमें घनानंद की एक पंक्ति आती है, यह प्रेम कुपंत कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। तो तलवार की धार, भाई प्रेम का पंथ बड़ा कठिन है। प्रेम के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है। अब तलवार की नोक पर चलना मुहावरा नहीं है, तलवार की धार पर चलना मुहावरा है, नोक पर चलना मुहावरा नहीं होता। जैसे आ गया, नेताजी ने देश का धुआंधार दौरा किया। तो यहां ध्यान रखोगे, दौरा धुआंधार नहीं होता। कैसा होता है? नहीं मालूम। तो यहां धुआंधार शब्द हट जाएगा। तूफानी दौरा करना मुहावरा है, बहुत तेज गति से दौरा करना। तेज गति से दौरा करना, तूफानी दौरा करना। प्रभावशाली भाषण देना, धुआंधार भाषण देना। धुआंधार भाषण देना होता है, तूफानी दौरा करना होता है। अब धुआंधार दौरा नहीं करा सकते, तूफानी भाषण नहीं करा सकते। समझ गए? तो ये ध्यान रखोगे। ऐसे ही आ गया, पानी पीकर नाम पूछना व्यर्थ होता है। पानी पीकर नाम पूछना व्यर्थ होता है। क्या करोगे? क्या किया जाएगा? नहीं मालूम। तो आप लोगों को लोक व्यवहार, लोकोक्तियां, मुहावरे जो खुद पढ़ने चाहिए, लगातार पढ़ते रहने चाहिए। ये चीजें पढ़ाई नहीं जाती, सिर्फ बताई जाती हैं। लोकोक्ति मुहावरे का अंतर मैंने बता दिया शुरू में क्लास में, शुरू वाले कालांशों में मैंने बताया भी लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है, पहचान कैसे करनी है वो तो बता दी। लेकिन लोकोक्ति और मुहावरे कैसे हैं, उनका अर्थ क्या है, ये तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और ये लोक व्यवहार, आपको पक्की बात बताता हूं कि लोकोक्ति मुहावरों का अर्थ आप लोगों से ज्यादा आपके पेरेंट्स बता सकते हैं, भले ही वो बिल्कुल ना पढ़े हों। उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल, क्यों? लोकोक्ति और मुहावरे क्या लोक व्यवहार पर आधारित है, लोक व्यवहार में उनका प्रयोग किया जाता है। उनका अर्थ दे रखा हो, आपके पेरेंट्स भले ही चौथी पांचवी पढ़े हों, वो आपको उनका अर्थ बता देंगे बड़े आसानी से। 100 लोकोक्तियों का प्रश्न पेपर आपके चौथी पांचवी पास पेरेंट्स को दें, और वही 100 प्रश्नों का पेपर आपको दें, आपके पेरेंट्स के नंबर ज्यादा आएंगे, भले उन्होंने पढ़ाई नहीं की। ये पक्का मैं बताता हूं। क्यों? ये लोक व्यवहार पर विद्यार्थी किताबी कीड़ा हुआ पड़ा है, लोक परंपराएं, लोक व्यवहार, सामाजिक रीति रिवाज, उनमें इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा, मोबाइल में बैठा रहता है। जो हमारे रीति रिवाज हैं, पुराने समय में ये चीजें नहीं थी, तो रीति रिवाजों को ही देखने का शौक था, तब लोगों को व्यवहार ज्यादा अच्छा
लोगों को आता था। अब टाइम पास करने का साधन, शादी में जाओ तो, कहीं जाओ तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा देंगे, तो वो हमारी रीति रिवाज क्यों देखेंगे, हमारी परंपराओं को क्यों देखेंगे, नहीं देखेंगे। तो ये है, यहां है पानी पीकर जात पूछना। क्या होता है इसका अर्थ? काम निकलने के बाद या काम निकालने के बाद जानकारी लेना। तो पहले अपना काम निकल जाए उसके बाद जानकारी लेना, तो ये होता है। तो इस तरीके से लोकोक्ति या मुहावरे हमारे सामने गलत हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अशुद्धि का प्रकार है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। वर्तनी संबंधी अशुद्धि में क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास परीक्षा में प्रकार नहीं दिए होते। या तो हम प्रकार देख रहे हैं, फिर भी पहचानने में दिक्कत हो रही है, वहां प्रकार बताएंगे ही नहीं। पहचानना है तब हमें खुद सोचना है कि कहीं इस प्रकार की गलती तो नहीं, इस प्रकार की तो नहीं, अपने आप दिमाग चलाना है 12 के 12 प्रकार से। समझ गए? तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि में आ गया मैंने ज्योत्सना का गांव देखा है। मैंने ज्योत्सना का गांव देखा है। क्या गलती लग रही है? नहीं लग रही। ऐसे में वाक्य सारा शुद्ध होता है, एक शब्द अशुद्ध होता है बीच में। यहां ज्योत्सना शब्द की वर्तनी गलत है। वर्तनी शब्द शुद्धि को कहा जाता है। पूरा वाक्य शुद्ध होगा, वाक्य में आया हुआ एक शब्द या दो शब्द अशुद्ध होंगे, गलत होंगे। ऐसी अशुद्धि को वर्तनी संबंधी अशुद्धि कहते हैं। पूरा वाक्य सही पढ़ा हो, बीच में देखो कि इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। समझ गए बात को? इसके बाद वर्तनी संबंधी अशुद्धि में यही है, क्योंकि अगला टॉपिक ही हमारा शब्द शुद्धि है। एक वाक्य मैं आपको और देता हूं, तुमने रामलाल को कहां देखा था? बताओ क्या अशुद्धि है इसमें? कौन बताएगा? लग रहा है पता? नहीं लगा? आपको भी नहीं लगा? आपको भी सामान्य अशुद्धि है, आपको नहीं पता चल रहा। अशुद्धि का 12वां प्रकार है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि। अब पता चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। तो कई बार देखो, यहां अशुद्धि का प्रकार आ रहा है तो पता चल रहा है, वहां आपको अशुद्धियों के प्रकार लिख के देंगे क्या? नहीं देंगे, आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। समझ गए? तो यहां पूर्ण विराम की जगह प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए था। बाकी वाक्य शुद्ध पड़ा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में
प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, न कि पूर्ण विराम का। समझ गए बात को? और बाकी विराम चिन्हों को पढ़ोगे, आपको विराम चिन्ह दिए जाएंगे, तो ये विराम चिन्ह है, इनको पढ़ो, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखोगे। तो होगी विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि। और भी अशुद्धि आ सकती है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र खंड काव्य लिखा था। इसमें कहां कहां अशुद्धि है मालूम? नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ये इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। शीर्षक तथा उपनाम एक एक उद्धरण चिन्ह में लिखे जाते हैं। तो यहां पर दिनकर उपनाम है और कुरुक्षेत्र शीर्षक है। कुरुक्षेत्र एक पुस्तक का शीर्षक है। कुरुक्षेत्र ये एक एक उदाहरण चिन्ह क्या होता है आपको बता दें, ये 6 9, इसको कहते हैं इकहरा उदाहरण चिन्ह। और 66 99, इसको कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कहा गया कथन, किसी पुस्तक की पंक्तियां उदाहरण के रूप में ज्यों के त्यों ली जाएं, तो दो दो उद्धरण चिन्ह लगते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, अल्प विराम लगा के दोहरे उद्धरण चिन्ह में जो कुछ कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये दो दो उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा। और उपनाम, जैसे दिनकर उपनाम है, तो दिनकर एक एक उदाहरण चिन्ह में, रामधारी सिंह का उपनाम है दिनकर, और कुरुक्षेत्र उनकी कृति का शीर्षक है, उनकी रचना का शीर्षक है। तो शीर्षक और उपनाम अगर वाक्य में आते हैं, नाम के साथ उपनाम आता है, तो एक एक उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा। अकेला आ जाए कि दिनकर ने कुरुक्षेत्र की रचना की थी, तब दिनकर उसमें एक एक उद्धरण चिन्ह में नहीं आएगा। नाम के साथ उपनाम आता है तो उस उपनाम को एक एक उद्धरण चिन्ह में लिखती है। तो नाम रामधारी सिंह, उपनाम दिनकर, तो एक एक उद्धरण चिन्ह लगा के लिखा जाता है। स्पष्ट है? तो इस तरह से विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं, उन्हें शुद्ध करना होगा। ये थे हमारे वाक्य शुद्धि के प्रकार। वाक्य शुद्धि के प्रकार मैंने आपको बताए। अब मैं आपको शब्द शुद्धि, वर्तनी संबंधी अशुद्धि भी कह देते हैं, या सीधा शब्द शुद्धि बताता हूं, जिसके प्रश्न खूब आते हैं। मिटा दिया जाए? लिख लो जल्दी। अब आ जाते हैं अपने शब्द शुद्धि प्रकरण। वाक्य शुद्धि हमने जानी, अब शब्द शुद्धि जानेंगे। शब्द शुद्धि का तरीका है, मैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण शब्दों को बोलूंगा,
आप लोग उन्हें लिखोगे, फिर मैं उन्हें शुद्ध करा दूंगा। समझ गए? महत्वपूर्ण शब्द लिखो। आधीन। आधीन कहते हैं जो किसी के वश में हो। मान के चलो कि मैं अशुद्ध बोल रहा हूं, आप लोगों ने लिखना शुद्ध है। शब्द जैसा होता है वैसा लिखना है। अर्थ मैं बता दूंगा। अधीन का मतलब होता है किसी के वश में होना। अनाधिकार। अनाधिकार कहते हैं बिना अधिकार के। अनाधिकृत। लिख लिया तीसरा शब्द। शब्दों को क्रमशः ऐसे लिखना, 1 2 3 4 शब्द, आगे जगह खाली छोड़ देना, मैं शुद्ध कराऊंगा उसको, उसके सामने शुद्ध कर लेना। समझ गए बात को? ऐसे लिखोगे जैसे एक शब्द बोला मैंने, क्या? आधीन। आधीन क्या है? आपने जैसा भी लिखना था लिख लिया, उसके सामने मैंने इसकी व्याकरण बता दी। ये मैंने दीर्घ संधि वाले उपसर्गों में करा रखा है। इसमें ई और ई मिलेंगे, बन जाएगा अधीन। गलती करने वाले इस ए को आ बना देते हैं तो वो गलत हो जाता है, वो गलती हमें नहीं करनी। अधीन शब्द शुद्ध है, आधीन गलत है। तो आपने शब्द अगर 1 नंबर पे यहां लिख लिया, अधीन लिखा या आधीन, जो मर्जी लिखा, अब उसका शुद्ध रूप, उसकी व्याकरण देखो ये बना कैसे और शुद्ध रूप क्या है, वो आपके सामने आ गया। व्याकरण के आधार पर जोड़ेंगे तो शुद्ध रूप निकल के आएगा। तो ये है अधीन। अब जैसे शब्द है आपका अधिकार। अधिकार शब्द स्वर से शुरू हो रहा है या व्यंजन से? स्वर से शुरू हो रहा है। स्वर से शुरू होने वाले शब्दों से पहले हमेशा ये वाला अन आएगा, ये अन नहीं आएगा। अगर ये अन आ सकता तब तो ए और ए मिलके आ बन जाता, लेकिन ये हलंत वाला जब अन आएगा, हलंत वाले अन के बाद जैसे इच्छा शब्द जोड़ दो तो न में छोटी लग जाएगी अनिच्छा। अन के बाद उपयोगी जोड़ दो, न में छोटा उ लग जाएगा अनुपयोगी। यानी अन उपसर्ग के बाद जो स्वर आए न में उसी स्वर की मात्रा लगती है। तो न में जब हम ए जोड़ेंगे तो बन जाएगा अनधिकार। गलती करने वाले ये ना कर देते हैं, ये गलती आप नहीं करोगे। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। सेम ऐसे ही अन के बाद अधिकृत होता है, बन जाता है अनधिकृत। आप यहां पर भी ये ना नहीं बना सकते। अगर आपने अनाधिकृत लिखा तो गलत है। हम ये अशुद्धि कर लेते हैं, ये गलतियां नहीं करनी हमें भविष्य में। शुद्ध अनधिकार और अनधिकृत होता है। अनधिकार, अनधिकृत, अनाधिकार, अनाधिकृत। ये आप आज की राजस्थान पत्रिका पढ़ो, उसके अंदर अनाधिकार अशुद्ध लिखा हुआ है। तो ये प्रचलित है, लोग गलतियां करते हैं और उनको देख देख के विद्यार्थी भी गलतियां करते हैं। ये गलती नहीं करनी। समझ गए? तीसरा चौथा शब्द क्या लिखा आप लोगों ने? नहीं लिखा। तो अब मैं शब्द लिखवा रहा हूं। अब ऐसे क्यों लिखोगे? एक लाइन में एक शब्द क्यों लिखोगे? क्योंकि उसके आगे कई लोग ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं, तो उससे फिर शुद्ध कहां करोगे? सारा गिचपिच हो जाएगी। ऐसे सही है। समझ गए? तीसरा शब्द लिखो दुरावस्था। लिख लिया दुरावस्था। फिर लिखो पुनरावलोकन। लिख लिया पुनरावलोकन। फिर लिखो निरावलंब।
फिर लिखो गत्यावरोध, लिख लिया। अतिशयोक्ति, अभयारण्य, अनुग्रहित, संग्रहित, दृष्टव्य, दृष्टव्य कहते हैं देखने योग्य को। अर्थ मैं बता दूंगा, शुद्ध आप लोगों को लिखना है। गलत होंगे तो मैं आगे व्याकरण बता दूंगा, भाई इसके कारण ऐसा होता है। लिख लिया। दृष्टव्य, सहस्त्र, सहस्त्र कहते हैं 1000 की संख्या को। सहस्त्र, स्त्रोत, स्त्रोत कहते हैं आधार को, कहते हैं ना उसकी आय के स्रोत क्या हैं। लिख लिया। वो अनुग्रहित तो लिख ही लिया, मत लिखो। लघुत्तर, छोटे उत्तर वाला लघुत्तर लिखवा रहा हूं। लघुत्तम, लघुत्तम है छोटा और उत्तम, समझ गए, अर्थ होता है ये। कर्तव्य, महत्व, तत्वाधान, तत्वाधान कहते हैं देख रेख को। अपने कहते हैं ना भाई ये काम किसके तत्वाधान में हो रहा है, यानी किसकी देख रेख में हो रहा है, समझ गए, तो वो तत्वाधान लिखना है। लिख लिया। सौभाग्यकांक्षिणी, लिख लिया सौभाग्यकांक्षिणी। सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली सौभाग्यकांक्षिणी कहलाती है। शरदोत्सव, शरदोत्सव होता है शीत ऋतु में मनाया जाने वाला उत्सव। शरदोत्सव लिख लिया। तदोपरांत, तदोपरांत का मतलब होता है इसके बाद, ठीक है। आद्योपांत, आद्योपांत कहते हैं शुरू से लेकर अंत तक। पारिवारिक, व्यवहारिक, पारिवारिक के बाद व्यवहारिक, प्रामाणिक, लिख लिया प्रामाणिक। राजनैतिक, संवैधानिक, लिख लिया संवैधानिक। स्वास्तिक, हो गया स्वास्तिक। पैतृक, मिष्ठान, महात्म्य, महात्म्य कहते हैं फल को,
जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय का महात्म्य, महात्म्य है भाई, उस 18वें अध्याय को पढ़ने से क्या फल मिलता है, तो उसको महात्म्य कहा जाता है। लिख लिया महात्म्य। स्वातंत्र्य, स्वास्थ्य, सौंदर्यता, संसद सदस्य, जगत माता, संसार की माता को जगत माता कहते हैं। लिख लो जगत माता। उज्ज्वल, प्रज्वलित, ज्योत्सना, लिख लिया ज्योत्सना। उच्छ्वास, एक छत्र, एक छत्र, मातृछाया, मातृछाया, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, जिसने प्रतिष्ठा को प्राप्त किया हो, लब्ध प्रतिष्ठित, वाल्मीकि, वाल्मीकि कवि थे ना, वाल्मीकि, ज्योत्सना तो लिख लिया। श्रीमती, आह्लाद, आह्लाद खुशी को कहते हैं, प्रसन्नता को। जिह्वा, जिह्वा जीभ को कहते हैं, जिह्वा। चिन्ह, चिन्ह निशान को कहते हैं। आह्वान, आह्वान बुलावे को कहते हैं। मंत्रिमंडल, विद्यार्थी परिषद, प्राणी विज्ञान, सन्यासी वृंद, पक्षी गण,
दवाइयां निरोगी निरपराधी निरपराधी शुद्धिकरण पुष्टिकरण। देखो, पुष्टिकरण तो होता है किसी बात को पुष्ट करना, तुष्टिकरण किसी को संतुष्ट करना। तुष्टिकरण की नीति होती है राजनीति में। तो तुष्टिकरण की नीति में क्या होता है? हर किसी को खुश करने का प्रयास करना, जो कि हो नहीं सकता। तो तुष्टिकरण उसको कहते हैं, और पुष्टिकरण पुष्ट करने को कहते हैं। और संक्षिप्तीकरण लिखो, संक्षिप्तीकरण लिख लिया। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, वृद्धिकरण, अंतर्द्वंद्व। लिखा तो नहीं पहले? लिख लिया अंतर्द्वंद्व। चार दीवारी, गृहिणी, प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी, सन्यासी वृंद लिख लिया था? सन्यासी वृंद लिखा था पहले? अब लिख लो अकेला सन्यासी, कवित्री। अकेला शब्द नहीं लिखना, सिर्फ सन्यासी लिखना है। क्या लिखा? कवित्री, रचयिता, शुश्रूषा। शुश्रूषा होता है किसी बीमार या असहाय की देखभाल। जोड़े में आता है सेवा शुश्रूषा। तो सेवा शुश्रूषा में सेवा का अर्थ होता है कर्तव्य का पालन। माता पिता स्वस्थ हैं तो हम उनकी सेवा करेंगे, और माता पिता बीमार है, असहाय, चल फिर नहीं सकते, तो हम उनकी शुश्रूषा करेंगे। समझ गए? तो किसी बीमार या असहाय की देखभाल शुश्रूषा कहलाता है। ठीक है? इसके बाद है कैलाश। तो लिख लिया ना? कैलाश नहीं लिखा? कैलाश,
कैलाश एक पर्वत का नाम है, वो लिखना, कैलाश लिख लिया। श्रृंखला, श्रृंगार, श्रृंग, श्रृंग चोटी को कहते हैं, इसका तद्भव रूप होता है सींग। सींग भी ऊपर होती है, चोटी भी ऊपर होती है, इसलिए श्रृंग चोटी पर्वत श्रेणी को भी कहते हैं, ठीक है ना। रात्रि, वधु, अश्रु, मुहूर्त, नूपुर, मुहूर्त के बाद नूपुर। मुहूर्त तो किया जाता है, जैसे दुकान का मुहूर्त हो गया, घर का मुहूर्त हो गया। नूपुर कहते हैं पाजेब को, ठीक है। पिप्पलिका, पिप्पलिका चींटी का पर्यायवाची, चींटी को कहते हैं पिप्पलिका, लिख लिया पिप्पलिका। जिजीविषा, जिजीविषा कहते हैं जीने की प्रबल इच्छा होती है, जिजीविषा। प्रतिनिधि, लिख लिया प्रतिनिधि। विदुषी, दंपत्ति, दंपत्ति किसको कहते हैं मालूम है? नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम दंपत्ति किसे कहते हैं? दंपत्ति कहते हैं पति पत्नी के जोड़े को, पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति कहलाता है। नव दंपत्ति, जिनकी नई नई शादी हो, वो नव दंपत्ति कहलाता है। आपने अकेला दंपत्ति लिखना है, ठीक है। मध्याह्न, मध्याह्न दोपहर को कहते हैं। इसके बाद लिखो 43, 43 जानते 43, उसको हिंदी शब्दों में क्या कैसे लिखते वो लिख लो। 43, 43 जो भी आपको जचे वो लिख दो। 55, 55 क्या होता है? 55, उसको लिखना है 55 को। उसके बाद लिखो 71, 75, 76, 75 के बाद 76, यानी 75 से 78 तक की हिंदी शब्दों में लिखनी है, ऐसे नहीं कि